बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल ऑफ लेडिंग की इंडोर्समेंट क्या होती है, ये क्यों ज़रूरी है और क्यों की जाती है। और क्वेश्चन है ये, किसी साहब का नाम एज यूजुअल कोई नहीं लिखता। तो पहले देखते हैं कि इंडोर्समेंट क्या होती है। इंडोर्समेंट की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इंडोर्समेंट का मतलब है किसी की हाँ में हाँ मिलाना, यस कंसेंट किसी को देना। कोई बंदा कुछ स्टेटमेंट कह रहा है तो आप कहें हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो ये इंडोर्समेंट है। लेकिन ये इंडोर्समेंट वर्बल इंडोर्समेंट होगी, और अगर आप कुछ लिख के साइन करते हैं तो वो रिटन इंडोर्समेंट होगी। लेकिन ये इंडोर्समेंट उस वक्त कहलाएगी जब आप किसी डॉक्यूमेंट की बैक साइड के ऊपर कुछ लिखें और साइन करें, तो इसको इंडोर्समेंट कहा जाएगा। मतलब जो कंडीशन है इंडोर्समेंट की, कि इंडोर्समेंट हमेशा डॉक्यूमेंट की बैक साइड के ऊपर होती है। अगर वो डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज के ऊपर है तो वो इंडोर्समेंट नहीं होगी, वो कुछ और होगा। जैसे आप उसको एफिडेविट कह सकते हैं कि आपने कोई स्टेटमेंट लिखी और उसके नीचे साइन कर दिए, तो वो एफिडेविट है यानी आपका बयान अल्फी है, हलफनामा है, आपकी कोई स्टेटमेंट है, आप कुछ कमिट कर रहे हैं और उसको लिख के साइन कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब उसको फिर लातदार नाम दिए जा सकते हैं और वो डिपेंड करता है कि वो स्पेसिमन क्या लिखा हुआ है और उसके नीचे आपने जो साइन किया है, तो वो उसको आप एक मतलब मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ नाम दिए जा सकते हैं। फिर उसमें एविडेंस भी हो सकती है कि आपने जो साइन किए वो एज ए विटनेस किए हैं। लेकिन जब किसी डॉक्यूमेंट की बैक साइड को आप कुछ लिखते हैं और साइन करते हैं तो वो इंडोर्समेंट होगी। यानी इंडोर्समेंट एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक और टिपिकल वर्ड है जो रिलेटेड है कि साइन ऑन बैक साइड ऑफ द पेज या बैक साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब चलते हैं कि बिल ऑफ लेडिंग की इंडोर्समेंट क्यों होती है। देखिए, बिल ऑफ लेडिंग जो है वो शिपिंग लाइन की मलकियत होता है। यानी शिपिंग लाइन ये बताती है कि जी मैंने ये कंसाइनमेंट रिसीव कर ली है और जो भी उसकी कंडीशन हो, अगर वो सेफ साउंड नीट क्लीन है तो वो क्लीन बिल ऑफ लेडिंग होगा। अगर वो कोई, ये फिर एक सेपरेट खैर डिस्कशन है, इसको फिर रखेंगे। मतलब शिपिंग लाइन ने कंसाइनमेंट रिसीव की, कुछ माल रिसीव किया, गुड्स रिसीव की और एक बिल ऑफ लेडिंग इशू कर दिया कि जी मैंने ये कंसाइनमेंट रिसीव कर लिया और ये इसका डॉक्यूमेंट है, और उसको उसने फर्स्ट पेज के ऊपर साइन कर दिया। अब जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फर्स्ट पेज पे ही साइन होते हैं। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, कुछ भी, तो जिस कंपनी ने, जिस शिपिंग लाइन ने वो बिल ऑफ लेडिंग इशू किया तो वो उसको फर्स्ट पेज के ऊपर ही साइन करेगा कि जी ये मैंने इशू किया और मैं ज़िम्मेदार हूँ। मैंने कंसाइनमेंट जो इसके ऊपर लिखी हुई है कि 1 फुल कंटेनर और ये उसकी डिस्क्रिप्शन है वगैरह वगैरह, और जो भी पर्टिकुलर होते हैं कि ये शिपर है, ये इंपोर्टर है, कंसाइनी है, ये नोटिफाइड पार्टी है, तो ये मैंने रिसीव कर लिया और मैंने इसका ये बिल ऑफ लेडिंग साइन करके शिपर को दे दिया, यानी एक्सपोर्टर को दे दिया। तो अब ये जो बिल ऑफ लेडिंग है जो शिपिंग लाइन ने साइन किया कि मैंने इसको इशू किया है और मैंने कंसाइनमेंट रिसीव किया, वो बिल ऑफ लेडिंग किसी के नाम पे इशू हुआ होगा। जो एक्सपोर्टर ने बताया होगा कि जी ये मेरी कंसाइनमेंट है, तो शिपर के खाने में आप मेरा नाम लिखें, लेकिन ये कंसाइनमेंट मलकियत है उस कंसाइनी की जो कंसाइनी के कॉलम में नाम, पता, एड्रेस लिखा हुआ है। तो कंसाइनी के कॉलम में क्या लिखा होगा, वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हैं या तो बैंक का नाम होगा या इंपोर्टर का नाम होगा या दोनों का नाम होगा। ये डिपेंड करता है कि उसकी मोड ऑफ पेमेंट क्या है। अगर एलसी है तो कंसाइनी बैंक होगा क्योंकि वो बैंक की मलकियत है जब तक इंपोर्टर पेमेंट नहीं बैंक को कर देता। और सेकंड कंसाइनी में इंपोर्टर का नाम भी हो सकता है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट उसी वक्त लीगल होगा जब फर्स्ट कंसाइनी सेकंड कंसाइनी को परमिशन देगा। और अगर सेकंड कंसाइनी नहीं भी लिखा तो तब भी वो बैंक की मलकियत है बिल ऑफ लेडिंग, और बैंक जो है उसको इंडोर्स करेगा कंसाइनी की फेवर में, यानी इंपोर्टर की फेवर में, जब उसको पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन अगर वो बिल ऑफ लेडिंग दोनों की फेवर में है और वो
किसी तरह इंपोर्टर को मिल जाता है जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ कर लेते किसी तरह भी इंपोर्टर के हाथ लग जाता है फर्स्ट ओरिजिनल, तो भी वो उसको यूज़ नहीं कर सकता जब तक कि बैंक उसको इंडोर्स नहीं करेगा। तो इट मीन्स के जो बिल ऑफ लेडिंग है वो शिपिंग लाइन की मलकियत है। शिपिंग लाइन ने उसको शिपर को दे दिया कि भाई ये आपका मैंने कंसाइनमेंट ले लिया है, और ये बिल ऑफ लेडिंग जिसकी कंसाइनमेंट है, जो आपने मुझे इंपोर्टर का नाम पता बताया, उसके बैंक को जो एलसी के अंदर लिखा हुआ था उस बैंक प्लस इंपोर्टर के नाम मैंने इसको एड्रेस लिख दिया, तो आप इसको ले लें। अब वो बिल ऑफ लेडिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ लगेगा, बिल ऑफ चेंज, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन या कोई और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा एलसी में, तो वो सारे कंपाइल होके तो जो एक्सपोर्टर है वो अपने बैंक को दे देगा नेगोशिएशन के लिए कि जी ये मुझे एलसी मिली थी, आप इस बैंक को ये डॉक्यूमेंट्स भिजवा के तो मुझे इसकी पेमेंट ले दें। जब वो डॉक्यूमेंट्स एलसी ओपनिंग बैंक के पास आएंगे तो एलसी ओपनिंग बैंक इंपोर्टर से कहेगा जी आप इसकी पेमेंट दे दें, या ऑलरेडी उसकी पेमेंट पड़ी है तो वो उसको डेबिट कर लेगा अकाउंट को इंपोर्टर के, और डॉक्यूमेंट्स उसको देगा, और उस वक्त वो जो बिल ऑफ लेडिंग है उसको इंडोर्स करेगा कि जी पेमेंट मैंने रिसीव कर लिया और मैं इसको इंपोर्टर के फेवर में इंडोर्स कर रहा हूँ सॉरी, कि इंपोर्टर इसका अब मालिक है, इंपोर्टर इसकी कंसाइनमेंट ले सकता है, तो मैं उसकी फेवर में इंडोर्स कर रहा हूँ, और वो इंडोर्समेंट बिल ऑफ लेडिंग की बैक साइड के ऊपर होती है। लेकिन यहाँ पर एक और टेक्निकल पॉइंट भी है कि जितने भी एयरवे बिल होते हैं वो फर्स्ट पर, यानी फर्स्ट साइड जो होती है पेज की फ्रंट साइड, उसके ऊपर इंडोर्स होते हैं। अब वो जो पहले बात बताई थी कि इंडोर्समेंट हमेशा बैक साइड पे होती है, वो भी करेक्ट है, यानी बाय डेफिनेशन इंडोर्समेंट बैक साइड के ऊपर ही होती है। लेकिन एयरवे बिल बैक साइड से इंडोर्स नहीं हो सकता, उसकी मतलब उसका स्ट्रक्चर पेपर का ऐसा होता है कि वो लेमिनेटेड होता है या वो कार्बन पेपर होता है। मतलब जब ये मैं अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ, मुझे अभी नहीं पता कि क्या सिचुएशन है, मे बी अभी कोई इलेक्ट्रॉनिक ई फॉर्म टाइप का जनरेट होता हो एयरवे बिल, लेकिन उस वक्त यानी कुछ साल पहले तक जो एयरवे बिल होता था वो बैक से इंडोर्स नहीं होता था, क्योंकि बैक से वो हो नहीं सकता था, यानी कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते थे कि वो लेमिनेटेड पेपर होता था और कार्बन पेपर होता था जिसके नीचे सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉपी लगी होती थी, जो ऑटोमेटिकली प्रिंट उसके ऊपर चला जाता था मे बी अब भी ऐसा हो। तो इसलिए वो फिर एयरवे बिल को फर्स्ट साइड से इंडोर्स कर देते थे, यानी ये एक मजबूरी की हालत थी जिसकी वजह से वो फर्स्ट साइड से इंडोर्स होता। अदरवाइज़ डॉक्यूमेंट कोई भी हो, अगर इंडोर्समेंट है तो वो बैक साइड से होगी। तो अच्छा, अब बैंक ने इंडोर्स कर दिया इंपोर्टर की फेवर में कि जी आप इसकी कंसाइनमेंट रिलीज़ करवा सकते हैं, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। ये हुई एक इंडोर्समेंट जो बैंक ने इंपोर्टर को दी। लेकिन एक और इंडोर्समेंट होगी उस बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर, और वो होगी इंपोर्टर की तरफ से। इंपोर्टर भी उसके ऊपर स्टैंप और साइन लगाएगा कि ये जो कंसाइनमेंट है मैं इसकी इजाज़त देता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ मी, ये मेरा फ़लाँ क्लियरिंग एजेंट XYZ, उस पर लिखा होगा क्लियरिंग एजेंट का नाम, कि मैं इस क्लियरिंग एजेंट को की फेवर में ये बिल ऑफ लेडिंग इंडोर्स करता हूँ। तो इस बिल ऑफ लेडिंग की कंसाइनमेंट ये क्लियरिंग एजेंट जो XYZ कंपनी है ये इसको ले सकती है और उसी इंडोर्समेंट की बिहाफ पे फिर क्लियरिंग एजेंट शिपिंग लाइन के पास जाएगा कि जी ये बिल ऑफ लेडिंग है आपकी कंपनी का और ये शिपमेंट आ चुकी है, तो आप मुझे इसका डिलीवरी ऑर्डर दें ताकि मैं इसको आपकी शिपिंग लाइन से, वेयर हाउस से इसको रिलीज़ करवाऊँ और इसकी कस्टम क्लियरेंस करवाऊँ। तो अब वो शिपिंग लाइन उसको डिलीवरी ऑर्डर देगी। वो डिलीवरी ऑर्डर प्लस जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिल ऑफ चेंज, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, डिलीवरी ऑर्डर, और अगर कोई और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो, तो ये सारे फिर कस्टम क्लियरेंस के लिए कस्टम अथॉरिटी को प्रेजेंट कर दिए जाते हैं कि जी ये कंसाइनमेंट हमें दे दें। और उसके साथ फिर वो बिल ऑफ एंट्री होती है जो जिसके ऊपर पूरा डाटा लिखा होता है। अभी तो ये सारा ऑनलाइन है,
اور کمپیوٹر میں وہ سب فلنگ ہو جاتی ہے اور 1 ونڈو آپریشن ہے. تو بہرحال وہ یہ سب جب کسٹم کے پاس جائے گا تو پھر کسٹم کلیئرنس کا پروسیس شروع ہو جائے گا, اور اس کو کوئی ایسی وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ جس کا کام ہے اس کو کرنے دے, اور اس نے صرف آپ کو ڈیوٹی بتانی ہے جو آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے, کیونکہ بیفور امپورٹ آپ یہ ساری کیلکولیشن کر چکے ہوتے ہیں کہ جی اتنی % ڈیوٹی ہے, اتنا سیل ٹیکس ہے, یہ انکم ٹیکس ہے, اور اگر کوئی ریگولیٹری ڈیوٹی یا ایکسٹرا کوئی ڈیوٹی ہے تو وہ آ جائے گی, تو اتنی اماؤنٹ بنے گی یہ. تو وہ اماؤنٹ آلریڈی امپورٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ آلموسٹ اتنی اماؤنٹ آئے گی ڈیوٹی کی, تو وہ ڈیوٹی اتنی ہی ہوتی ہے. اگر اس سے کچھ زیادہ ڈفرینس ہوگا تو پھر آپ کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ سے دیکھیں گے کہ بھائی اتنی ڈیوٹی کیوں آ رہی ہے, اتنا تو نہیں تھا, یہ تو اتنی اماؤنٹ کا آئیڈیا تھا. تو یہ پھر آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے ساتھ کہ کس طرح سے آپ اسے کرتے ہیں. مطلب یہاں دیکھنے والی ایک ہی چیز ہے کہ جو ایسٹیمیٹڈ تھا آپ کا کسٹم ڈیوٹی کا, کیا اس کے آس پاس ہی آ رہی ہے تو ٹھیک ہے. آس پاس سے مراد ہے کہ ریٹ آف جو ایکسچینج ریٹ ہے فارن کرنسی کا, اس کے چینج ہونے کی وجہ سے جب امپورٹ ہوتی ہے تو اس وقت کوئی اور ہوتا ہے, اور جب کلیئرنس ہوتی ہے تو اس وقت کچھ اور ہوتا ہے. تو میں بھی کچھ فرق پڑے, تو وہ فرق اگر سمجھ آتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں آتا کہ آپ سمجھیں کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ ڈیوٹی بن گئی ہے, تو پھر آپ اس سے کیلکولیشن مانگیں کہ یہ آپ کس طرح سے بنا رہے ہیں ڈیوٹی. مطلب کسٹم کلیئرنس میں صرف یہی ایک پوائنٹ ہے جو آپ کے جاننے کے لیے ہے, یا آپ اس کے اوپر کیئرفلی کر سکتے ہیں غور کہ بھئی یہ زیادہ پیمنٹ نہ چلے جائے گورنمنٹ کو, تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. باقی جو پروسیس ہے کسٹم کلیئرنس کا کہ اس نے کس وقت کس آفیسر کے پاس جانا ہے, کہاں بیٹھنا ہے, کہاں اٹھنا ہے, کس ونڈو کے پیسے جمع کرنا ہے, یہ اس کے کام ہے. تو یہ کوئی ایسے کام نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ڈیٹیل جاننے کی ضرورت ہو. تو اب کسٹم کلیئرنس ہو جائے گی اور کنسائنمنٹ سیم اسی پوائنٹ پہ آپ کو ہینڈ اوور کر دی جائے گی, اور اگر ٹرسٹڈ ہے تو آپ اسے کہیں گے کہ بھائی ویئر ہاؤس میں بھجوا دو, اور موسٹلی جو ہے وہ کنسائنمنٹ کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ خود ہی بھجوا دیتا ہے آپ کے ویئر ہاؤس میں, کیونکہ وہ آپ کا روٹین کا اور ٹرسٹڈ ہوتا ہے. تو اس طرح سے انڈورسمنٹ جو ہے وہ کسی کو آنرشپ دینے کا نام ہے, کسی کی ہاں میں ہاں ملانے کا نام ہے, کسی کو یعنی جہاں تک بل آف لیڈنگ کا تعلق ہے تو بل آف لیڈنگ کی جو انڈورسمنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی آنرشپ کسی کو دی ہے. شپنگ لائن بینک کو دیتا ہے, جو ایل سی اوپننگ بینک ہے, ایل سی اوپننگ بینک وہ آنرشپ امپورٹر کو دیتا ہے, امپورٹر وہ آنرشپ کلیئرنگ ایجنٹ کو دیتا ہے, اور کلیئرنگ ایجنٹ اس آنرشپ کے اوپر کہ جی یہ ہمارا کنٹینر ہے تو آپ ریلیز کریں, اور وہ ریلیز ہو جاتا ہے. تھینک یو, اللہ حافظ.